देखिए, कल हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे। ठीक। आर्टिकल 13 में हमने ये देखा कि 26 जनवरी, अपन तो जनवरी मानते हैं, 1950। ठीक है। वैसे तो 26 नवंबर 1949 से कमेंसमेंट की डेट किसके, फंडामेंटल राइट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फिर भी हम 26 जनवरी 1950 को मानते हैं। इस तारीख से पहले के जो लॉ है उनको हम मानते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इसके बाद वालों को हम बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्लियर है? दो बातें। आर्टिकल 13 फर्स्ट क्या कहता है? ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो भी है जिस दिन कमेंसमेंट में आता है उस दिन अनकंसिस्टेंट है। किससे? पार्ट 3 से। तो वो लॉ कैसा होगा? वोइड। अपने आप ही वोइड हो जाएगा। कंफ्यूजन उतना होता है कि भाई ये कितना वोइड होगा, पूरा होगा या आधा होगा। भाई पूरा होगा या आधा होगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत लागू हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ ठीक है बेटा। हमने ये कहा कि कानून बना और कानून कितना लागू होगा, पूरा वॉइड होगा या आधा वॉइड होगा, है ना। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो इसके लिए 1950 में केस आया, कौन सा? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, है ना, 1950। इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम ये देखेंगे कि एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। भाई एक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब दो पार्ट है, एक पार्ट वॉइड है और दूसरा पार्ट वैलिड। अब हम ये देखेंगे कि वैलिड पार्ट इसको ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो वॉइड पार्ट को हम हटा देंगे, वैलिड पार्ट एनफोर्स में देंगे। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। समझ गए? फिर उसके बाद में दूसरा आता है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण केस है वो कौन सा है? इसका जो केस है ए के गोपालन वर्सेस, और जो लेटेस्ट पूछते हैं वो कौन सा है? कई बार टाइटल दे देते हैं कि होलाहाल वर्सेस जाचालू का केस है। और ये किससे संबंधित है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी से। इसमें 7वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। बाकी को क्या माना, वैलिड माना। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये अराइज हुआ कि पूरा होगा का आधा। तीसरा वो का क्या, ये वॉइड हो गया तो ऑलवेज वॉइड हो गया क्या, हमेशा के लिए वॉइड हो गया क्या? क्या इस कानून को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? तो इसके लिए कौन सा सिद्धांत है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है। और एक्लिप्स क्या कहता है? विधि बना करके हम क्या कर सकते हैं, वापस जिंदा कर सकते हैं। जैसे आपको एक चीज मैं बताऊं, आप बीएनएस पढ़ो। ठीक। बीएनएस में बीएनएसएस पढ़ रहे हो ना, इसमें ये बताओ प्रोबेशन का सेक्शन कौन सा? पीओ का प्रोबेशन का सेक्शन कौन सा? पीओ का प्रोबेशन और ऑफेंडर एक्ट से संबंधित प्रावधान कहाँ दे रखा है? जैसे पहले 360 में दे रखा है सीआरपीसी में, बीएनएसएस में कहाँ दे रखा है? देखो,
401 सर। 401 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? और पीओ एक्ट कब का है? और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जहां पीओ एक्ट लागू होता है वहां सेक्शन 401 लागू। पूरे भारत में पीओ एक्ट लागू है कि नहीं है? तो फिर ये बीएनएसएस में 401 बनाने की जरूरत क्यों थी? तो देखो, हमारा रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। हमने 401 बना दी और ये किससे ढक गया? कल को अगर सरकार इसको क्या कर दे, निरस्त कर दे, तो ये जिंदा हो जाए। समझ? इसको बोलते हैं पर्दा, कि पर्दे को हटाना। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? पर्दा हटाना। कि संसद अगर कोई विधि क्या है, वॉइड है, और जिस कारण से वॉइड है उसे वापस क्या किया जा सकता है? जिंदा किया जा सकता है। संसद क्या कर सकता है? विधि बनाकर वापस जिंदा। जैसे भूमि सुधार वाले की, उसके बाद में भीखाजी का केस है, उसमें किए कि नहीं किए? आगे बात समझ लो। ठीक। फिर उसके बाद में तीसरा सिद्धांत आया। यार एक बात बताओ, कि ये फंडामेंटल राइट है, और कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैं तो फंडामेंटल राइट को एक्सेप्ट नहीं करता, कि मेरे को तो फंडामेंटल राइट की जरूरत नहीं। नहीं, कि मेरे को तो फंडामेंटल राइट की जरूरत नहीं। क्या मैं इसे वेव कर सकता हूं क्या? त्याग कर सकता हूं? इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। कि क्या मैं इनको वेव कर सकता हूं क्या? छोड़ सकता हूं क्या? त्याग कर सकता हूं क्या? इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वेव या वेवर। कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकता है, उनका त्याग नहीं कर सकता। कौन से केस में आया? बहराम खुर्शीद। बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ 19। कई बार पूछ लेता है कि बहराम खुर्शीद वर्सेस, ठीक है, किससे संबंधित है? डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर से संबंधित है। फिर इसके बाद में आया एक केस जिसका नाम था बशेश्वर नाथ। नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। विशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, EIR 1950। इसमें क्या था? केस के फैक्ट क्या थे? ये जो विशेश्वर नाथ है, इसने टैक्स की चोरी की। ठीक। अब आप ये बात बताओ, जैसे आपके पास चोरी का पैसा आता है, तो आप बचत करते हो कि इंजॉय करते हो? वो मेहनत के पैसा ही बचत करता है, चोरी का पैसा तो इंजॉय ही होता है।
अब इसने टैक्स बचाया, बाकी पैसों का एंजॉय किया, तो इसके ऊपर काफी सारा इनकम टैक्स बकाया हो गया, करीब करोड़ सवा करोड़ रुपए का। अब आप ये सोचो कि कितना पैसे वाला होगा। 1959, और ये केस 54 का है, 55 का, स्टार्टिंग 55 में, 59 में तो डिसीजन हुआ है। तो इनकम टैक्स के एक सेक्शन था, शायद सेक्शन 5(3), है ना। इसमें ये था कि भाई कोई व्यक्ति जिस पर बहुत सारे इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आ गई और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो किस्तों में पैसा दे सकता। तो इन्होंने क्या किया, 3 लाख रुपए की किस्त बांध दी। क्या हुआ, 3 लाख रुपए की किस्त बांध, ये किस्त पेमेंट करते रहे। अब इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन, मैथ्यूज वर्सेज इनकम टैक्स कमिश्नर का डिसीजन आ गया 1956 में। ठीक। अब इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया, जो ये 3 लाख रुपए थे, इस 3 लाख रुपए का देना बंद कर दिया। क्यों, कि इस केस में इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो इसने कहा कि भाई जिस सेक्शन के अधीन समझौता हुआ है वो सेक्शन क्या है, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो मैं पैसे नहीं दूंगा। यानी मैं अपने अधिकारों का त्याग क्यों करूं। ये मामला चला गया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। तो इनकम टैक्स वालों ने ये कहा कि साहब ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बाद में हुआ है, समझौता पहले हो गया था। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी व्यक्ति ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से पहले अगर समझौता कर दिया तो क्या वो व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग कर दिया है क्या। भाई समझौता हो गया मान लीजिए, उस दिन वैलिड थी, लेकिन जिस दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई उस दिन वो उस पर अप्लाई नहीं होगी, क्या उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो गया, त्याग कर दिया क्या। समझौता होने से फंडामेंटल राइट्स का त्याग हो गया क्या, कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद भी पैसा देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा सकती कि कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या करे, त्याग करे। आगे बात समझ, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। पहला सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, दूसरा एक्लिप्स, तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है कहां पर, आर्टिकल 13 के। फिर ये भी पूछ लेते हैं क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विधियों पर लागू होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दीपचंद के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखो 2 प्रकार के लॉ होते हैं, एक जो सिटीजन्स पे लागू होते हैं, एक जो एलियंस पे लागू होते हैं। एलियंस के संबंध में लागू होता है, सिटीजन के संबंध में लागू
नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या किया, मना कर दिया, इस क्लासिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। कौन से केस में? दुलारेलो वर्सेस थर्ड एडिशनल जज कारपोरेट। समझ गए? फिर उसके बाद में हम आते हैं कहां पर, कल हमने ये देख लिया था। फिर उसके बाद में हमने आर्टिकल 13(3) देखा, भाई शायद 13(2) देखा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो वो कहता है कि कोई भी विधि क्या कर रही है, मूल अधिकारों को छीननी है, न्यून कर रही है, तो जहां तक छीनती है, न्यून करती है, वहां तक कैसी है, जीरो है, जिसे कोर्ट क्या कर सकता है, शून्य डिक्लेयर कर सकता है, जीरो डिक्लेयर कर सकता है। समझ गए? उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, कहां पर, 13(3). 13(3) में क्या किया, लोशन। ध्यान रखना, इसमें एक केस है, केस का नाम है एल चंद्र कुमार। किसके संबंध में, जुडिशियल रिव्यू के संबंध वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 सुप्रीम कोर्ट, 1993 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, आर्टिकल 13(2) में, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूलभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा। और इन्होंने ये कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13(2) में क्या कर दिया, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन कर दिया। अगर प्रोविजन नहीं भी करते तो ये पावर तो न्यायपालिका को सुमोटो ही प्राप्त है, ये पावर तो न्यायपालिका को क्या है, सुमोटो ही प्राप्त है। समझ गए? फिर उसके बाद में आ गए हम कहां पर, आर्टिकल 13। इसमें क्या किया इन्होंने, लो शब्द को डिफाइन किया। लो शब्द को क्या किया, डिफाइन। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले ऑर्डिनेंस, दूसरा ऑर्डर, तीसरा है बायलॉज, सॉरी बायलॉज, है ना, चौथा रूल्स रेगुलेशंस, फिर छठा है नोटिफिकेशन, सातवां कस्टम, और आठवां यूजेस, है ना, यूजेस, है ना। और उसके बाद में अब था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें, आर्टिकल 3 में लो शब्द में आता है, आता है क्या, देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, क्या जोड़ा गया, 31 से जोड़ा गया, 31 बी जोड़ा गया, 15 चार,
15 4 जो किससे जोड़ा गया? कब का था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 1950 का। 50 50 का। और इसे कौन से केस में चैलेंज किया गया? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को के लिए कहा किया गया? शंकरी प्रसाद प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1900। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहाँ चैलेंज किया गया? तो इन्होंने यहां एक क्वेश्चन अराइज कि ये जो किया है ना सुप्रिया, इसने किसने? संसद ने क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या इसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है क्या? पहली बात, एक क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ये लो शब्द में आता है क्या? ठीक। और तीसरा क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या संसद फंडामेंटल राइट में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है क्या? भाग 3 में संशोधन कर सकती है? फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। आगे बात, कितने क्वेश्चन अराइज हुए? 3 क्वेश्चन अराइज हुए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहला तो कि संसद संविधान में संशोधन करने की अपार शक्ति, वो किसी भी भाग को संशोधन कर सकती है, पहले क्वेश्चन। दूसरा कि ये लो शब्द में नहीं आता है, नोट इंक्लूड इन वर्ड लॉ, आर्टिकल 13 से नहीं आता है, इसलिए न्यायालय इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। ठीक। और तीसरे का कि भाग 3 का कहीं करा लो संशोधन, भाग 3 का कहीं करवा लो, करने के लिए तैयार है। तो यहां पर संसद को एब्सोल्यूट पावर दे दिया संविधान संशोधन करने का। कौन से केस में? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट केस आया राजस्थान, कौन सा? सॉरी, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1959, है ना? 65, 1965 में आया ये केस। इस केस में देखो, वो तो था, ये फुल बेंच का डिसीजन, और इस फुल बेंच ने भी जो वो कहा, किसने? शंकरी प्रसाद ने कहा, उसी केस को यहां पर क्या किया गया? फॉलो किया गया। उसी चीज को क्या किया गया? फॉलो किया। आगे फिर उसके बाद में कब फिर आया गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसका जो डिसीजन दिया था वो दिया था जस्टिस डी सुब्बा राव। किसने दिया था? जस्टिस जी सुब्बा राव। जस्टिस डी सुब्बा राव ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सारा बात उलट दिया जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में थी,
उनको पलट दिया। पहला तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस में आता है, लो शब्द में आता है, यानी न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि भाग 3 में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। भाग 3 में अब आगे समस्या उत्पन्न हो गई कि जो संशोधन हो गए उनको, भाई जो संशोधन हो गए उनका क्या होगा, भाई जो नहीं हुए आगे नहीं हो सकते, लेकिन जो हो गए क्या वो वॉइड हो जाएंगे क्या। तो इसलिए इन्होंने कहा भविष्य लक्ष्य निर्णय का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि इस डिसीजन का इफेक्ट क्या नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, बल्कि प्रोस्पेक्टिव होगा। आ गई बात समझ, किस जजमेंट का एस्पेक्ट, यानी अब तक जो हो गया वो तो हो गया, आगे आगे बात समझ। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, भाग, ठीक है, तो इन्होंने कहा इस जजमेंट को इन्होंने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, भविष्य लक्षी, है ना, कि अब से पहले जो संशोधन हो गए वो तो हो गए, अब ठीक। अब संसद परेशान, क्योंकि संसद की शक्तियां क्या हो गई। सर फिर वो जोड़ा था क्या आपने, हाँ, कितना हुआ था, एक मिनट। गाड़ी में पड़े तभी दे देता, थोड़ी देर रुक जाओ क्लास। हाँ ठीक है, कहाँ थे हम, इसमें इन्होंने ये कहा, फिर इसलिए हमने क्या किया कि सेक्शन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, कौन सा, 24वां, संसद ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन किया, और इन्होंने आर्टिकल 13, ठीक, कितना जोड़ा, और इन्होंने ये कहा कि जो संविधान संशोधन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो किस में नहीं आता, विधि शब्द में नहीं आता, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13(3) में जो वर्ड है कौन सा, लो, उसमें इंक्लूड नहीं, उसमें शामिल नहीं, ठीक, यानी कहने का मतलब पुराना सिस्टम आ गए वापस लग गए, यानी कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता और संसद कोई भी संशोधन कर सकती है। फिर इस 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, कहां पर, गोलखनाथ, वो सॉरी, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। क्या खासियत है इसकी, केस की, है, सबसे बड़ी बेंच सर, 11 जजेस की। और दूसरा
और दूसरा, इस केस की खासियत है कि ये जिस दिन डिसीजन हुआ था उस दिन चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सीकरी का लास्ट डे था, और ये 13 जजों की बेंच ने दिया था, और जिनका ये था और इन 7 में 3 सीनियर जज थे, न्यायमूर्ति सेलेट, ग्रोवर और एक और थे। उन तीनों को हटाकर इधर वाले से एक को उठाकर कौन, अजीत नाथ रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। किसने? इंदिरा गांधी। किनको? जो इन 7 जजों में 3 सीनियर थे ना, उनकी बजाय इंदिरा गांधी ने अजीत नाथ रे को क्या किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। फिर इन्होंने तीनों ने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद भारत में बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी एक ऐसी थी, वो का कितना ही विवाद हो जाए सब संभाल लेती थी। अगली बात समझ, दो खासियत है, एक तो सीनियरिटी को अवॉइड करके अजीत नाथ रे को क्या बनाया, चीफ जस्टिस, और दूसरा 13 जजों की बेंच ने ये डिसीजन कैसे दिया था, 7-6 के अनुपात से। ठीक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधान का। संविधान। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधि शब्द में नहीं आता। फिर इन्होंने कान को उल्टा पकड़ा, लेकिन संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता हो, डिस्ट्रॉय करता है, संविधान के मूल ढांचे को डिस्ट्रॉय करता है। अगर मूल ढांचे को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो अनकॉन्स्टिट्यूट वो सर कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या ये पूछता है कि एक बात बताओ, संविधान संशोधन आर्टिकल 13(3) में लो शब्द में आता है क्या? फिर आप कहोगे कि साहब नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल है 13 का 4 ये कह रहा है कि लो शब्द में नहीं आता, इसलिए कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। फिर आपसे पूछता है, अच्छा तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो क्या कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता? तो आप क्या कहोगे, ये साहब नहीं कर सकता, केवल एक स्थिति में कर सकता, कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया है, तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता। सीधा उत्तर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है? तो आप सीधा हाँ मत कहना, 100 जगह तो ना है, केवल एक जगह है। कौन सी? केवल एक स्थिति में कर सकता है कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। समझ गए? तो इस प्रकार से इन्होंने उस केस में ये कहा कर सकता है, भाग 3 में भी अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कोर्ट तय करेगा। ये कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। अब आ जाओ, इसी से इंदिरा गांधी नाराज हो गई और इस पार्टी में 3 सीनियर जजों को क्या कर दिया, वो कहा लो मत। और
अजीत नाथ रे को क्या बना दिया गया। ठीक है, देखो हमने आर्टिकल फर्स्ट से लेकर के 4 में क्या देखा, टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत यूनियन ऑफ इंडिया है, पहली चीज तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, 2 में इनकमिंग, 3 में जो है उनको, इस पार्लियामेंट को आकार घटाना बढ़ाना नाम परिवर्तन करना, ये क्या होता है आर्टिकल 3 में। और 4 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। फिर 5 से लेकर 11 के अंतर्गत क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, नागरिकता। नागरिकता में 5 में किसके आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता, सिटीजनशिप है। क्या है कि वो जिस दिन वो पैदा हुआ है यहाँ रहो भारत में, और पिछले 5 साल से रह रहा हो, साथ में उसके दादा दादी या कोई भी है वो भारत में पैदा हो। ब्रिटिश भारत का मतलब पाकिस्तान में भी पैदा हुआ है, और अगर पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है तो भी वो भारत का नागरिक है। फिर 6 में कि जो पाकिस्तान से यहाँ करके आए हैं उसका क्राइटेरिया 2 दे रखा है, कौन सी तारीख, 19 जुलाई 1948। उससे पहले आ गया जो भारत का नागरिक, बाद में आता है वो यहाँ 6 महीने रहेगा और सिटीजनशिप लेगा। 7 में जो पाकिस्तान चला गया, आगे बात समझ में, वो माइग्रेशन करके या माइग्रेट होकर के चला गया, वो भारत का नागरिक। लेकिन बात वही है कि उसका मन वहां नहीं लगे, वापस आना चाहिए तो आ जाओ। 28 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो भारत का नागरिक, और 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो वही 6 महीने रुकेगा और फिर। और 8 में भारत के अलावा भारत का नागरिक कहीं पर भी रह रहा है और उसके माता पिता दादा दादी जो भी भारत में रहे हैं पैदा हुए हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। 9 में कि कोई व्यक्ति अगर अन्य देश की नागरिकता ले ली तो वो भारत का नागरिक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 10 में संसद को एब्सोल्यूट पावर दिया है कि वो क्या कर सकती है, और 11 में संसद क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। आगे बात समझ। 12 में किसकी डेफिनेशन दी हुई है, राज्य की डेफिनेशन दी हुई है। राज्य की डेफिनेशन में कौन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेशन। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद में आ गए हम कहाँ पर, 13 के बाद, सॉरी, फिर उसके बाद में हमने 2 चीजें देखी कि अथॉरिटी क्या है, जो कानून बना सकता है, नियम उपनियम ये बना सकता है, वो क्या हो गया, अथॉरिटी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। और लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन कहाँ से ली, जनरल क्लोजर एक्ट से, जिसमें पंचायत हो गया, नगर पालिका, म्यूनसिपालिटी हो गई, है ना, डेवलपमेंट ट्रस्ट हो गई, है ना, ये माइनिंग, वो क्या हो गया, तो ये सारी की सारी किस में आ गई। फिर उसके बाद में इनका अंतर कहाँ बताया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये दोनों ही किससे, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से या किसी इंस्टीट्यूट से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटी अपने मामलों में सोवरन होती है, ये सोवरन हो ये जरूरी नहीं। ठीक। फिर उसके बाद में इनका क्राइटेरिया कि भाई अन्य अथॉरिटी में कौन आएगा, उसमें 5 क्राइटेरिया दिया, दया किससे, रमन्ना दयाराम सेट्टी, है ना, वर्सेज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में। जुडिशरी आती है कि नहीं आती, नरेश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हो गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 13 में फर्स्ट में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में कहा गया। सेकंड में जो है उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। फिर उसके अलावा 3 सिद्धांत है, कौन कौन से, डॉक्टर सेवरेबिलिटी, डॉक्टर आइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्टर आइन ऑफ वेवर। आ गई बात समझ में। उसके बाद में
3 में डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन में टोटल 8 बातें आ रही है, फिर उस बाद में अमेंडमेंट आता है कि नहीं आता है, इसकी अपन ने स्टोरी देखी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, पढ़ने के साथ ज्यादा जरूरी क्या है, रिवीजन करना। तो यानी हमारी जैसे जैसे क्लास चल रही, तो जितना अपन पढ़ते जाए उतना डेली रिवीजन करते जाओ, उतना नहीं, एक से लेकर के, और फिर 7वें दिन फिर पूरा ढंग से रिव्यू कर दो। तो ध्यान रखना, पढ़ने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिवीजन। आगे बात समझ, कि धन कमाना के साथ में अगर किसी को धन मैनेजमेंट नहीं करना आता, वो हमेशा गरीब रहता है। तो वही चीज यहाँ लागू होती है कि आप जो अर्न कर रहे हो उसका मैनेजमेंट भी क्या है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन मंडे को राइट टू इक्वलिटी देखेंगे, है ना। इसका क्षमता का अधिकार, समझ गए किसमें, है ना। और 5 मिनट बाद में अपन BNSS